हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो देखें बच्चों, आज है 12th क्लास की फिजिक्स और 10th चैप्टर जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स, और आज है बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है जो कि आपके सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी होगा, एकल रेखा छिद्र से विवर्तन। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने रिज कोर से विवर्तन बताया था, एक तीक्ष्ण रिज कोर से होने वाले विवर्तन को, जो कि फ्रेनेल क्लास में आया था। और ये एकल रेखा छिद्र से जो विवर्तन है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का। दो प्रकार के हमने डिफ्रैक्शन पढ़ाए थे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इस क्लास के अंतर्गत आता है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये बच्चों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, इसको समझने में बड़ा कठिनाई होती है, लेकिन बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैं प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग हट के चलेंगे। इसलिए बच्चों आज के लेक्चर को मिस न करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एकल रेखा छिद्र से विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन अंडरस्टूड है, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की ही बात हो रही है क्योंकि हमने ऑप्टिक्स लिख रखा है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। स्लिट तो आप जानते ही हैं। अब बच्चों थोड़ी सी आपको एक दिक्कत आती है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जिससे आगे लेक्चर में जो मैं बोला करूँगा तो आप पहले इनको तैयार कर लें। जैसे मैं स्लिट की बात करूँगा क्योंकि लिखने में जल्दी हो जाती है बच्चों, तो स्लिट का मतलब आप किससे समझेंगे? रेखा छिद्र से, ठीक है। मैं डिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे विवर्तन की बात हो रही है। मैं ब्राइट की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे दीप्त। मैं डार्क की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे अदीप्त। मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे समाकलन। आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों जरूरी हैं। मैं मैक्सिमा कहूंगा तो आप समझ जाएंगे उच्चिष्ठ। क्योंकि बच्चों टॉपिक बहुत लेंदी है, मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा समय न लगे, तो हिंदी लिखने में थोड़ा सा समय लगता है तो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, लेकिन आप यहाँ पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको याद कर लेंगे, समझते चलेंगे। मिनिमा की बात करूँगा तो आप समझ जाएंगे निम्निष्ठ। ये आप मैथ में पढ़ते हैं, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ एक चैप्टर है। ठीक है, ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स आएंगे तो आप उनको ध्यान रखेंगे बच्चों। तो देखें, पहले इसका एक प्रायोगिक वर्णन करते हैं, इसकी व्यवस्था कि ये डिफ्रैक्शन में दिखता कैसे है। तो बच्चों होता क्या है, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी अनंत होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में बैठ के इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, लैब में बैठ के, और हम अपना स्रोत उसके फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो हम हमारी लैब में ये जो प्रकाश स्रोत है उसको अनंत पर स्थित बनाने के लिए इस सोर्स एस को एक उत्तल लेंस के फोकस पर रख देते हैं। तो फोकस यानी ये कहाँ रखा है? इसके फोकस पर। तो फोकस से आने वाली किरणें बच्चों क्या हो जाती हैं? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अब हमें समांतर किरण पुंज मिल गया। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। क्लियर?
वो हमने अनंत वाली समस्या दूर कर ली। और अब आगे है रेखा छिद्र, स्लिट। ये मैंने बड़ा सा ये छेद बना दिया, लेकिन बच्चों ये जो स्लिट है बहुत सूक्ष्म होती है। ए बी ये रेखा छिद्र है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है बहुत सूक्ष्म मिलीमीटर की कोटि का। तो बच्चों होता क्या है, आगे है स्क्रीन, पर्दा। यहाँ हम देखेंगे विवर्तन प्रतिरूप को, ध्यान से समझना। अब होगा क्या कि इस व्यवस्था के बाद, इतनी व्यवस्था के बाद, ये क्या है बच्चों, पर्दा यानी स्क्रीन, याद रखेंगे आप, स्क्रीन पर्दा, यहाँ लिखते चलते हैं। तो देखें बच्चों, यहाँ से जब द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी इस रेखा छिद्र के प्रत्येक बिंदु से, यानी रेखा छिद्र का प्रत्येक बिंदु, इस गैप में आपको बहुत पॉइंट्स मान सकते हैं। हर बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा अकॉर्डिंग टू किसके बताएं बच्चों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट कोणों में जाएंगी, कलांतर भिन्न भिन्न होंगे। तो कहीं हमें डार्क मिलेगा, कहीं ब्राइट मिलेगा, यानी कहीं अंधेरा होगा, कहीं बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, ऐसा प्रतिरूप मिलेगा, जैसे व्यतिकरण में आपने देखा था, लेकिन उससे अलग हटके होता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ पर हमने 2 किरणें दिखा दी। इससे पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, इस किरण को बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि जब प्रायोगिक अरेंजमेंट की बात आ रही है तो यहाँ होता क्या है बच्चों, एक लेंस हम इस स्लिट के बहुत पास भी लगाते हैं, जो कि यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को फोकस करने के काम आता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। एक लेंस यहाँ भी होगा बच्चों, बहुत निकट रखा होगा, किसके, इस स्लिट के, इस रेखा छिद्र के बहुत निकट होगा ये वाला लेंस, ये L1 और ये L2। तो देखें यहाँ ये सेंटर पॉइंट है इस सीध से, तो यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, जैसे ये जाएगी और ये मुड़ जाएगी, फिर बच्चों ये लेंस थोड़ा सा हम दूर बनाते तो स्थिति क्लियर हो जाती। यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से गई, ठीक है, इस तरीके से। ये पॉइंट P, ये सेंटर पॉइंट है C। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ सेंटर पर हमें बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। अब पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा दिखता है यहाँ पर, उसको समझें। तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप इनको नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। तो बच्चों इस पर्दे पर जो आपको दृश्य, जो नज़ारा देखने को मिलेगा इस पर्दे पर, ये पर्दा भी ऐसे है, मैं इसको फ्रंट में ला करके दिखाता हूँ। इस पर्दे पर क्या स्थिति होगी वो देखते हैं। ये बच्चों बोर्ड थोड़ा कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, लाइंस को सीधा नहीं खींचने देता। यहाँ सेंटर पर बहुत रोशनी होगी बच्चों, ये यहाँ, ठीक है। तो मैं वाइट करता हूँ, आप पेपर को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी कॉपी का पेज कैसा है बच्चों, वाइट है। तो आप इतने हिस्से को खाली छोड़ेंगे। मैं यहाँ पर शेड दे रहा हूँ, काफ़ी चौड़ा ब्राइट स्पॉट मिलेगा, यहाँ ब्राइट रोशनी होगी, ठीक है। इसी को हम मैक्सिमा कहेंगे, और चूंकि ये सेंटर पर है इसलिए इसको बच्चों क्या कह देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। केंद्रीय उच्चिष्ट, या एक नाम और है प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कह सकते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट,
ठीक है ना। ये यहाँ सेंटर पर, इसके आगे क्या होगा, फिर यहाँ बच्चों होगा अंधेरा, डार्क। फिर डार्क के बाद क्या होगा बच्चों, फिर ब्राइट। लेकिन अब चौड़ाई कम होगी, इसकी चौड़ाई कम होगी। यहाँ काफ़ी चौड़ा मिला था ब्रॉड, यहाँ कम चौड़ा मिलेगा। और चमक भी कम होगी, तीव्रता भी घटती चली जाएगी। यहाँ तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ चमक बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। ठीक है ना, बात समझ गए, बात समझ रहे होंगे। फिर यहाँ क्या मिलेगा, फिर रोशनी। ठीक है, ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही नीचे, ऐसे ही ऊपर होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही ऊपर होगा। इस तरीके का दृश्य है। इस तरीके से। फिर डार्क आएगा, तो ये क्या है बच्चों, डार्क, यानी अदीप्त फ्रिंज जिसको कहते हैं। और यहाँ रोशनी है वो दीप्त फ्रिंज, फ्रिंज बन रही है, दीप्त और अदीप्त। लेकिन इन फ्रिंजों को हम क्या कह देते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद जो मैक्सिमा मिलेंगे बच्चों, इसके बाद के जो मैक्सिमा होंगे वो द्वितीयक या गौड़ उच्चिष्ट कहलाएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा ये हो गए द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी जहाँ पर ब्राइट होगा, रोशनी होगी। और ये तीव्रता घटती जा रही है। व्यतिकरण में सब बराबर के मिले थे, बराबर इंटेंसिटी थी और बराबर चौड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये डार्क है बच्चों, यानी मिनिमा है। ये क्या कहलाएंगे, ओहो स्पेलिंग गलत, मिनिमा। अर्थात निम्निष्ठ हैं। इनमें तो द्वितीयक और प्राथमिक या प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो डार्क हैं ही। बस ब्राइट के लिए, ब्राइट दो प्रकार के होंगे, जहाँ दीप्त होगा वहाँ दो प्रकार के करेंगे, मुख्य उच्चिष्ट और द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं समझ रहा हूँ, ये डार्क बच्चों अलग है। ये नहीं कि डार्क मिनिमा कहेंगे, डार्क कह लो, मिनिमा कह लो, या डार्क फ्रिंज कह लो। लेकिन हम फ्रिंज की जगह ये शब्द मिनिमा और मैक्सिमा ज़्यादा यूज़ करते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट हो गया, सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। विवर्तन यहीं ख़त्म नहीं हो गया कि सर विवर्तन हम तो सीख गए, तो हमारी समझ में आ गया इसमें क्या था, ऐसा ऐसा पैटर्न मिलेगा। यहाँ तीव्रता निरंतर घटती चली जाएगी, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है बच्चों। अब मुख्य तो व्याख्या करनी ही बाकी है। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे बच्चों कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ तीव्रता कितनी होगी, फिर तीव्रता कैसे घट रही है। और तीव्रता जब घट रही है तो जो सेकेंडरी द्वितीयक उच्चिष्ट हैं उनकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में कितना रेशियो है। इस पॉइंट, जनरल पॉइंट P पर निम्निष्ठ भी बन सकता है और द्वितीयक उच्चिष्ट भी बन सकता है। एक उच्चिष्ट तो यहाँ बनना ही बनना है, क्योंकि जितनी भी किरणें बच्चों यहाँ आएंगी सेंटर पर, उनमें कलांतर शून्य होगा, उनमें कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ तो उच्चिष्ट मिलना ही है। अब फर्क इस जनरल पॉइंट का है, यहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा भी हो सकता है और डार्क यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक उच्चिष्ट भी बन सकता है और निम्निष्ठ भी बन सकता है। तो बच्चों अगर इस तीव्रता की बात करें, तो अगर हम इसकी तीव्रता का ग्राफ खींचें, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सब डिटेल में बाद में करेंगे, पहले अभी एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखें सेंटर पर चमक बहुत ज़्यादा होगी, जैसे सेंटर लिया हमने, तो यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इस एक्सेस इधर हम क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी आई, तीव्रता। फिर इसके बाद उच्चिष्ट के बाद डार्क मिला है, फिर डार्क मिला है, बीच में एक ब्राइट मिला है। तो ये उच्चिष्ट, फिर एक उच्चिष्ट द्वितीयक मिलना है, उसके बीच में अंधेरा होगा,
तो ये अब यहाँ तीव्रता उतनी नहीं रही, देखो बहुत कम हो गई। इसके बाद फिर डार्क यानी फिर यहाँ अंधेरा, फिर इसके बाद अगला द्वितीयक उच्चिष्ट, लेकिन अब उसकी तीव्रता और घट जाएगी, फिर और घट जाएगी। तो देखें इंटेंसिटी कम होती जा रही है इन ब्राइट्स की। ये जो द्वितीयक उच्चिष्ट हैं उनकी तीव्रता दोनों ओर, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ऐसे इधर इस तरीके से इंटेंसिटी कर्व आता है। ठीक है, इस पर हम साइन थीटा ले रहे हैं या थीटा ले रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो हमें ब्राइट और डार्क मिले उसका इंटेंसिटी कर्व खींचें तो इस तरीके से होगा। तो ये कैसे है, यहाँ तीव्रता कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, फिर अगले से किस रेशियो में घटेगी, कितनी रह जाएगी, ये सब व्याख्या गणितीय रूप से करेंगे। बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। ये हमने बता दिया बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी ये अभी हमने जो पढ़ा वो एक तरीके से क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था पढ़ी। एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। अभी हमने यहाँ पर बच्चों केवल ये देखा कि क्या होता है। अब फिजिक्स कहाँ स्टार्ट होती है, क्यों होता है, उसकी व्याख्या करनी है। यहाँ तीव्रता कितनी निकल के आएगी वो सब अभी विवेचना करेंगे, वहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा अपना असली विवर्तन का। तो अभी तक बच्चों हमने उसका परिचय करा दिया, जिससे आगे जब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, गणितीय विवेचना करेंगे, तो आपको क्लियरली ये बातें ध्यान में आती रहेंगी। दिमाग में ये सब चीज़ रखिएगा कि क्या क्या हुआ था जब हमने पीछे इसका वर्णन देखा था। अब बच्चों इसको हम गणितीय विवेचना जब करेंगे तो ये सब चीज़ें हटा देंगे, हमें केवल यहाँ इंटेंसिटी निकालनी है, सारा खेल सॉल्व हो जाएगा। कि तीव्रता अगर यहाँ 0 आती है तो निम्निष्ठ हो गया यानी डार्क हो गया, तीव्रता कुछ आती है तो सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया, सेंटर पर तो मैक्सिमा मिलना ही मिलना है, वो भी बताएंगे क्यों मिलना है। तो अब हम इन चीज़ों को हटा देंगे, अब हम केवल एक सादा सा चित्र बनाएंगे जिससे कि हमें गणितीय विवेचना समझनी है। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि आपकी बुक में जो विवेचना दी है वो बड़ा थ्योरेटिकल हो जाती है कि इसके पहले 2 टुकड़े किए, फिर 3 टुकड़ों में बांटा है, फिर 4 में, 5 में, इस तरीके से। तो वो थोड़ा एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है और आप लोगों को गणित से पढ़ना, जैसे हमने व्यतिकरण में इंटेंसिटी निकाली थी गणितीय रूप से, उसी तरीके से यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं तो इंटरेस्ट आएगा। तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अभी स्किप मत कर देना कि अरे सर सही नहीं पढ़ा रहे हो। आनंद तो अब शुरू होने वाला है, असली विवर्तन अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो शायद आपको एनसीईआरटी की बुक में, अन्य साइड बुक में न मिले, तो उस वर्णन को अब पढ़िएगा। ओके, पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। तो बच्चों अब गणितीय विवेचना इसकी करते हैं, इंटेंसिटी पी पर निकाल लेते हैं। तो देखें बच्चों, ये हमने ली थी एक स्लिट, क्लियर, ये स्लिट ले ली हमने, और सारी व्यवस्थाएं छोड़ रहे हैं, ए और बी। ये रेखा छिद्र काफ़ी बड़ा बनाया है हमने, लेकिन ये छेद बच्चों कितना होता है, बहुत छोटा, मिलीमीटर का भी छोटा हिस्सा इसका जो आकार है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने बड़ा बनाया है। लेकिन इस रेखा छिद्र का जो साइज है बच्चों वो कितना होता है, लगभग जैसे 1 mm हो या 1/2 mm हो, जितना कम से कम रख सकते हो, 1/5 mm हो, 1/10 mm हो, यानी mm के ऑर्डर का, तो बहुत छोटा है। मैं एक पॉइंट लगा दूं, यही 2 mm का हो गया, और हम उससे भी छोटे छेद की बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे ब्लेड की धार, ठीक है ना। तो बहुत छोटा छेद है जिसी को हम क्या कह देते हैं, स्लिट कह देते हैं। और इसके सामने बच्चों ये है स्क्रीन, इस स्क्रीन पर ही हमें सारा सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है, दृश्य देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रतिरूप। ठीक, तो एक कोई जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं। अब यहाँ इंटेंसिटी निकालते हैं कि कितनी होगी।
अब गणित की सहायता से निकालेंगे, हम नहीं कर रहे टुकड़े बुकड़े बच्चों, उसमें बड़ा रटने वाली बात हो जाती है। तो देखें, जैसे यहाँ मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों, इनके बीच में हर पॉइंट से वेव्स चलेंगी। अब चूंकि ये साइज बहुत छोटा है तो यहाँ से चलने वाली एक वेव यहाँ पहुँची, ठीक है, बात समझ रहे हैं, और एक यहाँ से चलने वाली यहाँ पहुँची। ये देखने में ऐसे लग रही हैं, लेकिन चूंकि ये बच्चों बहुत नज़दीक है तो हम इन दोनों को समांतर मान सकते हैं। इसलिए अगर हम इसको थीटा कोण पर झुका हुआ मान लें तो इस कोण को भी हम थीटा मान सकते हैं। कब? जब ये दोनों समांतर होंगी, क्योंकि समांतर होने पर ही तो बच्चों एंगल बराबर हो पाएंगे। तो ऐसा क्यों किया है हमने? कोई बच्चा ये कह सकता है नहीं सर ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा। ऐसा है बच्चों, वो मैंने बता दिया क्यों है ऐसा, क्योंकि ये सेपरेशन, ये जो फ्रिंज कह रहा हूँ, स्लिट की चौड़ाई है वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। अब बच्चों जैसा हमने व्यतकरण प्रतिरूप में किया था, ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, गणितीय विवेचना कर रहे हैं तो एक तरंग यहाँ से मान ली, एक यहाँ से नहीं मान रहे, ठीक है, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की। एक अब यानी सब जगह से चलेंगी, लेकिन चित्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, देखने में समझने में नहीं आएगा। तो हम चित्र हमारा क्लियर बना रहे, ये मत सोचना सर ने गलत बना दिया, बिगाड़ रहे, चित्र को स्पष्ट बना रहने दो, बहुत आनंद आएगा बच्चों। हो सकता है बच्चों ये वीडियो बहुत लेंदी हो, मैं पूरा कवर ना कर पाऊँ, तो एक काम करेंगे, इस वीडियो को 2 टुकड़ों में बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो आप देखते नहीं हैं। वैसे टॉपिक बड़ा है, अभी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई घड़ी नहीं लगाई कि कितनी देर में ख़त्म होगा, लेकिन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो बच्चों मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। मैं तो एक साथ ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपको 2 भाग में देखने में आसानी होगी। तो चलें, एक इस गैप की बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, यानी डिफरेंट पॉइंट से तरंगें चल रही होंगी। अब हम यहाँ से बाई दूरी नीचे, कहीं भी बाई दूरी नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं कि एक तरंग यहाँ से भी जा रही है, जो कि कितनी चौड़ाई का है, dy, और कितनी दूरी पर है यहाँ से, बाई दूरी पर। ये दिख रहा है बच्चों, छोटा तो नहीं लिख गया, मैं स्क्रीन पर देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख जाएगा, और साफ साफ लिख देता हूँ। जैसे आप समाकलन करते हैं कि x दूरी पर dx मोटाई मान लेते हैं, उसी तरीके से बाई दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, बाई, ये बाई दूरी पर dy डिस्टेंस का एक एलिमेंट लिया है, dy विड्थ का। यहाँ से भी तरंग जा रही होगी, यहाँ पहुँच गई, और यहाँ व्यतकरण हुआ, और या तो यहाँ डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा। अब देखें बच्चों, इस पूरी स्लिट की जो चौड़ाई है उसको मैं मान लेता हूँ a, यानी a पॉइंट और b पॉइंट, यही तो चौड़ाई हुई, वो कितनी है, a। इसे हटा दें बच्चों, ये तो मैंने साइज लिखे थे, या लिखा रहने दीजिए बोर्ड पर जो लिखा है। तो इनके पाथ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस। अब मान लीजिए ये x डिस्टेंस चल के गई, ये थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस चल के जाएगी, इसको x प्लस डेल्टा x मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिनाएं बच्चों, तो इतना हिस्सा यही तो डेल्टा x हो गया। इसके बाद तो दोनों दूरियां बराबर हैं, इन दोनों लाइन में इतने का अंतर है, यही आपका क्या है बच्चों, डेल्टा x है। क्लियर हो गई बात, ध्यान से समझते चलना। इसे हटाता हूँ क्योंकि मुझे डी थीटा एंगल भी तो लिखना, थीटा एंगल भी तो लिखना है। मैंने अभी बताया था ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों किरणें समांतर मानी जा सकती हैं। तो बच्चों यही तो डेल्टा x हुआ, ये कितना हो गया,
डेल्टा एक्स। कहाँ लिखें, जगह कम पड़ गई, चित्र और बड़ा बनाना चाहिए था। इसको अलग से बना देंगे बच्चों, यहाँ बना दें इसी चीज़ को। जैसे ये तो बाई डिस्टेंस हो गई, यहाँ देखें समझें, ये डिस्टेंस हो गई बाई, समझना। और ये ऐसे जा रही थी, यहाँ से हमने गिराया लंब, तो ये डेल्टा एक्स था ये। तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। दिख रहा है क्या आपको, ये भी बहुत छोटा। मुझे चित्र बच्चों और बड़ा बनाना चाहिए था। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ये एंगल कितना है बच्चों, ये भी थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। बात बन नहीं रही, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अब ठीक है, क्लियर। तो हमें वो पथांतर निकालना होगा, पाथ डिफरेंस। तभी तो व्यतिकरण वाली घटना में आपने देखा था, वहाँ भी पथांतर देखा था, कलांतर और पथांतर। पथांतर से कलांतर निकाल सकते हैं, कलांतर से पथांतर, और पथांतर और कलांतर पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ व्यतिकरण विनाशी होगा या संपोषी होगा, वहाँ ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा। तो बच्चों जब हमने व्यतिकरण पढ़ाया था तब एक इक्वेशन पढ़ाई थी कि y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये प्रगामी तरंग की समीकरण के एक तरंग यहाँ से चली, ठीक है बच्चों। ये आयाम और ये उसका विस्थापन है, और ये आवृत्ति है, के संचरण नियतांक है, ये पता है आपको। ओमेगा कितना बताया था, 2 पाई बटे टी, और के कितना बताया था, 2 पाई बटे लैम्बडा। प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहलाता है ये संचरण नियतांक, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर एक तरंग की समीकरण लिखते हैं बच्चों, लेकिन चूंकि ये घटना प्रकाश में हो रही है, वैसे आप बाई में भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम बाई की जगह ई से देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रकाश के प्रकाशीय प्रभाव, ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, प्रकाश क्या है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में हमने बताया था कि प्रकाशीय घटनाओं के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसी तर्ज पर अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें, जो कि कहाँ से चल रही है, ए बिंदु से, E बराबर ई नॉट, उसका आयाम होगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे ही तो होगा। इसी तर्ज पर हमने समीकरण लिख ली। ये कहाँ से जा रही है, ए से, एक्स डिस्टेंस कवर करके, तो के एक्स आ गया। कोई फर्क नहीं है, बाई की जगह ई लिखा है, यहाँ आयाम ए था, ये उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है ई नॉट। ये हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में समझा दिया है बच्चों आपको। अब ऐसे ही यहाँ डी वाई से चलने वाली तरंग की समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखें, तो उसका हमें आयाम भी चाहिए। अब देखें, आयाम जो होता है, एम्पलीट्यूड, आयाम, मैं आयाम की बात करूं वो बच्चों, मैं एम्पलीट्यूड लिखूंगा। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आपको इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ती है। तो जो आयाम है, विवर्तन की घटना में ये मान के चलते हैं कि जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो अनुक्रमानुपाती होता है स्लिट की चौड़ाई के। और यहाँ चौड़ाई हम कितनी ले रहे हैं, डी वाई, यहीं से तो निकालना चाह रहे हैं, तो यानी स्लिट विड्थ, चौड़ाई के, हिंदी में लिख लेना, विड्थ यानी चौड़ाई, और स्लिट तो आप जान ही गए हैं। तो जो एम्पलीट्यूड होगा बराबर करेंगे तो एक तो नियतांक आएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं, मैं यहाँ C1 ले लेता हूँ। आप कहेंगे C1 क्यों लिया, C क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों एक और लेना है आगे, तो इसलिए C1 बाद में करना पड़ेगा कि बच्चों वहाँ C1 कर लेना। और स्लिट विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डी वाई, इतने हिस्से की चौड़ाई हमने डी वाई मानी है बच्चों, दिस, ये डी वाई मानी है, यानी ये एम्पलीट्यूड होगा C1 डी वाई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, डी वाई से डी ई, चूँकि हमने डी वाई हिस्सा लिया है,
तो हम क्या लिखते हैं, डी ई बराबर आयाम आता है तो आयाम की जगह C1 dy, आयाम आ गया C1 dy। फिर आगे ये साइन ओमेगा टी प्लस के, x की जगह अब क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि अब जो वेव है वो कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x। क्लियर हुई बात। देखें कितना आनंद आएगा, अभी देखते जाना। अब देखें यहाँ डेल्टा x निकाल लेते हैं, तो यहाँ डेल्टा x कैसे निकलेगा बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके लिए ये 90 डिग्री का एंगल, तो लंब हो गया आपका डेल्टा x बटे कर्ण हो गया ये 90 के सामने का यानी y। तो यहाँ से डेल्टा x कितना आ गया बताएं, डेल्टा x कितना आ गया यहाँ से, ये जगह नहीं बची, कहाँ लिख दें बच्चों, देखें डेल्टा x आ गया बाई साइन थीटा, सुन रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, डेल्टा x बराबर आ गया बाई साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा x बराबर आ गया बाई साइन थीटा, यानी ये पथांतर आ गया इसके और इसके बीच में। ये यहाँ से जा रही होती तो पथांतर कुछ और होता, जैसे आगे बढ़ाते इसको यहाँ से ले जाते फिर वहाँ से लंब गिराते तो वो पथांतर अलग आता, क्योंकि वो पूरे सिरों के कारण होता तो ए साइन थीटा आता। हम यहाँ और यहाँ का पथांतर देख रहे हैं, तो डेल्टा x की जगह बाई साइन थीटा रख देते हैं। तो बच्चों डी ई बराबर C1 dy साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा x की जगह बाई साइन थीटा। अब देखें आगे डी ई बराबर C1 dy, तो C1 dy बाद में लिख लेंगे साइन, देखें ओमेगा टी प्लस के का गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स एक ब्रैकेट में और प्लस के वाई साइन थीटा अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा अलग अलग क्यों किया, अभी बताएंगे। और बाद में डी वाई। तो बच्चों अब क्या होता है, यहाँ से तरंग गई, यहाँ से तरंग गई, यहाँ से तरंग गई, यहाँ से तरंग गई, उनका अध्यारोपण करते हैं। अध्यारोपण में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ से जाने वाली तरंग का विस्थापन y1 है, यहाँ से जाने वाली का y2 है, तो परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, ऐसे ही तो करते हैं। 3 है और भी तो बहुत सारी जा रही हैं, प्लस y3 प्लस डॉट 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 ये करते थे, यानी सबको जोड़ देते थे। तो हम डी आ गया इतने हिस्से से। अगर हम यहाँ समाकलन कर दें, समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना, तो आप मैथ में ऐसे ही तो करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने। जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, तो आप क्या करते हैं, एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं x डिस्टेंस पर, dx मोटाई की और जिसकी लेंथ तो इसके बराबर, चौड़ाई के बराबर ही होगी b। तो क्या करते हैं आप, क्या करेंगे, इस पट्टी का निकाल देते हैं और फिर ऐसी सभी पट्टियों को जोड़ दें तो एरिया आ जाता है कितना, इस पट्टी का एरिया कितना हुआ BDX। ठीक है, बोले यही तो हुआ। और समाकलन कर दिया ऐसी पट्टी का, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक, 0 से a तक, यही तो करेंगे। और dx का x a भी आ गया। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, यहाँ इतना बता रहा हूँ कि जैसे आप इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तो सबको जोड़ना होता है उसमें। तो ठीक ऐसे सारे, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे यहाँ a और b के बीच, तो सबका जो डिस्प्लेसमेंट है सभी को ऐड करना है, हमें जोड़ना है। चूँकि अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा है, तो यहाँ हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पर हमें नेट डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो कितना होगा, E कहाँ पर देख रहे हैं, एट पॉइंट P, इंटीग्रेशन ऑफ
डी ई। समाकलन कर रहे हैं बच्चों। अब मैं एक ही लाइन में लिखता चला जाता हूँ क्योंकि भाई हमें एक लिमिटेड स्पेस मिलता है। डी ई की जगह क्या लिखेंगे, C1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के वाई साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज और डी वाई। देखें कितना अच्छा टॉपिक आने वाला है। तो इंटीग्रेट करना है किसके, और वेरिएबल क्या है बच्चों, बाई। तो बाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके a तक, क्योंकि टोटल जो विड्थ है वो a है। तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, 0 to a, जैसा कि मैंने यहाँ एरिया में बताया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर। तो अब क्या है, इसका समाकलन करना है, बहुत सिंपल। देखें इस पॉइंट P के लिए ये तो कांस्टेंट हो गए ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि वेरिएबल बाई है तो ये रहा। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, कैसे करेंगे, ई पी बराबर C1 तो बाहर आ गया बच्चों, कांस्टेंट है। साइन, इसको अगर हम एक फंक्शन माने जैसे साइन पूरे का, या इस टाइप के फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं, जैसे साइन 2x प्लस 3 का करना हो, या साइन 2 थीटा प्लस 3 का करना हो, तो साइन का क्या हो गया बच्चों, माइनस कॉस। तो माइनस में पहले ही बाहर लगा देता हूँ, माइनस कॉस पूरा इतना ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के वाई। अब मुझे इंटीग्रेशन न सिखाना पड़े बच्चों, क्योंकि फिर पता लगा वीडियो बहुत लेंदी होता है। मैथ वाले सर से पूछ लेना, नहीं समझ में आए तो। ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस कॉस थीटा, और अपॉन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, उसके अवकलन का भाग। तो इसका तो 0 हो गया बच्चों, क्योंकि ये बाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। इसका क्या रह गया, बाई का 1 के साइन थीटा। ये समाकलन आ गया। और लिमिट, बाई की लिमिट, वेरिएबल बाई है 0 से a। क्लियर हो गई बात। अब एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं लिमिट को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये तो आप प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। C1 ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि लिमिट आपको बाई की रखनी है, बाई है वेरिएबल, और तो कहीं रखनी नहीं है। C1 अपॉन के साइन थीटा, और अंदर यही कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स एक ब्रैकेट में प्लस के वाई साइन थीटा, और लिमिट हो गई a टू 0। माइनस ख़त्म कर दिया बच्चों, माइनस से बच्चों को डर लगता है, ऐसा इसलिए किया है मैंने। आगे चलें, तो ई पी बराबर C1 अपॉन के साइन थीटा। देखें आगे, 0 किसकी जगह रखेंगे, बाई की जगह, तो केवल इतना रह गया, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये रह गया। माइनस करके लोअर लिमिट a, बाई की जगह a लिखेंगे, तो बाकी का यही रहा, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के ए साइन थीटा, प्लस के ए साइन थीटा। ये कॉस के अंदर, कॉस के आगे का पूरा टर्म है, ये आ गया बच्चों। अब इसको मैं साफ साफ आगे लिख दूंगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा इंटरेस्ट आए इसमें। यहाँ पर वो खेल ख़त्म कर दिया कि 2 टुकड़े करो, इसके 3 टुकड़े करो, जो आपकी बुक में होता है, वैसा नहीं। देखो इससे कितना अच्छा लग रहा है, इंटीग्रेशन करते चले जा रहे हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ ये ऊपर नीचे लिखा था तो कन्फ्यूज़न कर रहा था, मैंने अब इसको नई लाइन से सीधा सीधा करके लिख दिया है। यहाँ स्पेस मिल गया थोड़ा सा, तो अब स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके आगे अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुने। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे मैथमेटिक्स का। कितना होता है बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। उसका यूज़ करके इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें।
हाँ तो बच्चों इस इक्वेशन में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है बच्चों cos c माइनस cos d, यहीं लिख लें। यूजिंग, क्या प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी बच्चों चौक लेनी पड़ेगी। यूजिंग cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2। ठीक है बच्चों, लगाते हैं। तो EP बराबर रिजल्टेंट कितना आएगा, C1 अपॉन K साइन थीटा तो बाहर है ही, 2 साइन C प्लस डी बाई 2। देखें इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये आप करते रहना बच्चों, प्लस भाई ये डबल हो जाएंगे लेकिन अपॉन हाफ करना है तो वो 2 कट गया, लेकिन इसका तो हाफ होना ही है, प्लस के ए साइन थीटा बाई 2। ये आ गया इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसमें से इसे घटाएंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स कट जाएगा, ये बचेगा और इसका हो जाएगा आधा, साइन के ए साइन थीटा बाई 2। ये बचा। क्लियर? कितना अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है बच्चों। देखें ईपी बराबर, एक सेकंड बच्चों, तनु बेटा, तनु बेटा एक इधर आओ, अगरबत्ती जला के रख जाओ बेटा ऊपर थोड़ा। तो देखें बच्चों क्या हो गया, 2c1, इसको ऐसे लिखते हैं 2c1 अपॉन के साइन थीटा, समझते जाना, ये सब इनटू में है, अब ये टर्म अलग है ये अलग है, इसको भी पहले लिख लेते हैं, इनटू साइन के ए साइन थीटा बाई 2। क्लियर? इनटू साइन इतना ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस के ए साइन थीटा बाई 2। ऐसा इसीलिए किया बच्चों, देखें अभी हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन लिखी थी, ई बराबर इस टाइप में लिखी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही तो इक्वेशन लेके चले थे, यानी इस रूप में होती है। तो देखें साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस समथिंग भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ई बराबर ई नॉट, अगर फेस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 इनिशियल फेस 5 से चल रही होगी तो इक्वेशन इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ देखें ओमेगा टी प्लस के एक्स इसमें आ रहा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये इस फंक्शन जैसा हो गया। तो इनको छोड़ के बाकी का ये जो बचा बच्चों, ये ई नोट रह गया, ई नोट की जगह रह गया, और ई नोट क्या होता है, एम्पलीट्यूड, आयाम, इसी की ज़रूरत थी बच्चों। क्या है ये, आयाम। हम ये कह सकते हैं कि इस तरंग का एम्पलीट्यूड इतना हो गया बच्चों, ठीक है, आयाम हो गया ना ये, इस सब को, और ये सब कांस्टेंट है बच्चों, ई नॉट कांस्टेंट होता है, आयाम। देखें यहाँ C1 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, आप कहेंगे सर थीटा कांस्टेंट कहाँ है। तो देखें बच्चों हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट के लिए थीटा तो इतना ही रहेगा। जब हम पॉइंट बदल देंगे, जैसे यहाँ आ गए या यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, तो हमारा थीटा बदल जाएगा।
एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहा, तो केवल यहाँ पर चर्चा इसी पॉइंट की हो रही है, इसलिए थीटा कांस्टेंट है। सारे टर्म कांस्टेंट हैं बच्चों, और यही हमारा एम्पलीट्यूड है। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन बदल रहा है। टाइम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब कांस्टेंट हैं एक पॉइंट पी के लिए। थीटा नियत होने से, थीटा नियत, ए नियत, फ्रिंज कह जाता हूँ बच्चों, स्लिट की चौड़ाई नियत ए, ये कांस्टेंट होता ही है। थीटा कांस्टेंट हो गया, C1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। यानी ये क्या हुआ बच्चों, ये जो पद रहा इसको ऐसे कर लें अलग, ये एम्पलीट्यूड आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसको हम, ये एम्पलीट्यूड डिफरेंट पॉइंट पर अलग होगा। जैसे P पर थीटा इतना है, दूसरे पॉइंट Q पर देखेंगे तो थीटा बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा। तो इसको एक नाम नहीं दे सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों E0। यानी ये इक्वेशन, इसको हम क्या मान सकते हैं, E0 एट पॉइंट P, ये आयाम। तो ये इक्वेशन किस टाइप की हो गई बच्चों, यानी ये जो पद है उसको ये मान के चलना है। अपॉन नहीं है, ये अपॉन नहीं है बच्चों, इस पद की बात हो रही है। तो EP इक्वेशन किस तरीके की आ गई, EP बराबर E0 एट पॉइंट P साइन ओमेगा t प्लस KX प्लस KA साइन थीटा बाई 2, ये इक्वेशन आ गई। तो इसी रूप की आ गई, तो हमें एम्पलीट्यूड भी मिल गया। यानी एम्पलीट्यूड कितना मिला, आयाम परिणामी, जितनी तरंगें सब यहाँ से जा रही थीं उन सब के अध्यारोपण से जो परिणामी मिला वो है एम्पलीट्यूड। E0 पॉइंट P बराबर, अब इसी का खेल है बच्चों, ट्वाइस C1 अपॉन के साइन थीटा साइन KA साइन थीटा बटे 2। अब बच्चों हम इसको और इसको एक सा बना लेते हैं। यहाँ के साइन थीटा है, हम ए का गुणा यहाँ कर लेते हैं और ए का ऊपर कर लेते हैं, या a बटे 2 का, भाई a बटे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या मिल जाएगा देखें, ट्वाइस C1 और a बटे 2 ऊपर कर लिया। ऐसे ही नीचे a बटे 2 का किया तो क्या हो गया, ये KA साइन थीटा बटे 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आगे वही है साइन KA साइन थीटा बटे 2, ये आ गया। एक सा कर लिया है, 2 से 2 काट दिए ऊपर, तो कितना हो गया, AC1 साइन बटे KA साइन थीटा बटे 2 और साइन KA साइन थीटा बटे 2। ऐसा क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा। ये एम्पलीट्यूड आ गया बच्चों, E0 एट पॉइंट P। अब इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता, क्योंकि तीव्रता से ही पता चलेगा कि ब्राइट या डार्क, क्योंकि तीव्रता शून्य तो डार्क, तीव्रता अगर है वहाँ तो यानी मैक्सिमा यानी ब्राइट। एक सेकंड बच्चों, तो बाकी का सब हटाना पड़ेगा मुझे, अब हमें इसकी ज़रूरत है। और जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम हमने निकाल लिया, अब हम तीव्रता यानी इंटेंसिटी निकालेंगे बच्चों, और तभी पता चलेगा ब्राइट और डार्क का खेल। स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब निकालते हैं तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ये मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कहाँ पर, बिंदु P पर। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी I जो है वो प्रोपोर्शनल होती है
एम्पलीट्यूड आयाम के वर्ग के। ठीक है, तो आई प्रोपोर्शनल हो गई ई नॉट, आयाम कितना है ई नॉट पी के वर्ग के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ गया C2 ई नॉट पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ई नॉट पी की वैल्यू रखते हैं यानी इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए C2 यहाँ आ गया है कांस्टेंट, इसलिए हम C1 लेके चले थे। तो इंटेंसिटी I बराबर आ गई, C2 ऑलरेडी है ही, और इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर C1 स्क्वायर, A स्क्वायर C1 स्क्वायर C2, ये हुआ A स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 अपॉन, या इसको इसके अपॉन कर देंगे, साइन स्क्वायर के ए साइन थीटा बटे 2 बटे के ए साइन थीटा बटे 2 का वर्ग। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब थीटा तो बच्चों बदलता रहेगा अलग अलग बिंदुओं पर, तो आई की वैल्यू भी बदलती रहेगी, लेकिन ये टर्म सब कांस्टेंट हैं। देखें, स्लिट की विड्थ चौड़ाई ए कांस्टेंट है, C1 C2 कांस्टेंट थी, तो ये नया कांस्टेंट हो गया, तो इसको मान लिया आई नॉट, और इसको हम इस पद को बीटा मान लेते हैं, तो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा, देखें एक से हैं पद इसीलिए हमने एक सा किया था, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। देखें कितना अच्छा रिलेशन आ गया इंटेंसिटी का, एक बहुत सुंदर सी इक्वेशन आई है, और इसी से पूरा विवर्तन समझ में आ जाएगा, जहां बीटा बराबर कितना माना है के ए साइन थीटा बाई 2। वही एक फंक्शन है, इसको एक से है, ये एक सुविधा हो गई देखने में इक्वेशन को। ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बीटा रिप्लेस कर दिया है इस टर्म से। तो यही बीटा, अब इन इक्वेशंस को बच्चों नाम देते जाना। देखें, ये इक्वेशन आपके बहुत काम आएगी अब आगे जब चर्चा होगी, क्योंकि अभी बहुत बातें करनी है बच्चों, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं इसको अब 2 पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज हम यहीं पर बात ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी और रह गई है। इसके बाद इन्हीं का खेल शुरू होता है, वो आप अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, एक ही दिन दोनों पार्ट देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो बीटा इतना आया, इस बीटा को बच्चों ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि एक की जगह 2 पाई बटे लैम्बडा रख दें, 2 पाई बटे लैम्बडा होता ए साइन थीटा बटे 2। अभी हमने बताया था, चूंकि सिंस के बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, बीटा बराबर पाई ए साइन थीटा बटे लैम्बडा, या पाई बटे लैम्बडा ए साइन थीटा। ऐसे भी रिलेशन आपको याद रखनी है, यही है मेन चीज़ें। स्टार आप इक्वेशन नंबर देते जाना, ये भी स्टार। यहीं से आप समझ जाएंगे कि क्यों तीव्रता सेंटर पर बहुत ज़्यादा होती है, फिर घटती जाती है, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी डिस्टेंस पर किस थीटा के लिए ब्राइट मिलेगा, किस थीटा के लिए डार्क मिलेगा, सब इन्हीं से समझ में आ जाएगा। उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगला जो पार्ट है बच्चों इस लेक्चर का, वो मैं यहीं से ही स्टार्ट करूँगा। मैं अपना वीडियो यहीं कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला वीडियो में आपको इसके जस्ट आगे का तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं कल आगे के असली खेल को देखने के लिए। यहीं से सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं कल शेष बातों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।